नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निम्मी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का हम असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल नंबर 5 हमारा चल रहा था और हमने इसके 18 क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल 37 क्वेश्चन है। दोस्तों, आज हम 19 से लेकर 37 तक क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक निमी असाइनमेंट के प्रीवियस आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। 18 सवाल हमने पहले कर लिए थे। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रह जाता है, जिसे हम परिभाषित करते हैं। दोस्तों, इसी का नाम हिस्टैरिसीस है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, ये ग्रीक भाषा के हेस्टिरोज शब्द से लिया गया शब्द है, जहाँ हेस्टिरोज शब्द का मतलब होता है पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। दोस्तों, इस पर मैंने कंप्लीट एक क्लास दी हुई है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। BH कर्व के नाम से आपको मिल जाएगी, जहाँ B फ्लक्स घनत्व होता है और H आरोपित चुंबकीय बल होता है, जिसमें हमने ये देखा कि आरोपित चुंबकीय बल लगाने से पदार्थ उतना चुंबकित नहीं हो पाता है, जैसे हम हटा लेते हैं तो पदार्थ उतना विचुंबकित भी नहीं हो पाता है। इसी गुण को हमने हिस्टैरिसीस कहा है, और इसी के कारण पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानि भी होती है, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और चलिए दोस्तों, यहीं से पहले अपन इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो और ले लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर स्क्रीन पर आपको एक एक करके दिखाई देगा, तो एक साथ कराएंगे। नहीं, चलिए 19 हुआ है तो फिर 20वां ही कर लेते हैं। 20वां सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, जब सभी ऑप्शन आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। स्किन इफेक्ट जो है वो AC लाइन में होता है। डाइलेक्ट्रिक हिस्टैरिसीस जो होता है, ये पैराविद्युत तनाव जो होता है, ये लाइन की वोल्टेज में आता है एक तरह से, या केबल में देखने को मिलता है। हिस्टैरिसीस एक हानि या प्रभाव का नाम है, जबकि एडी करंट भंवर धारा एक प्रभाव होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई वस्तु में होता है। इंडक्शन के कारण होता है, प्रेरण के कारण होता है। हमारा यहाँ पर C ऑप्शन सही रहेगा। 21वां सवाल कह रहा है कि एयर कैपेसिटर का उपयोग हम कहाँ करेंगे। दोस्तों, वायु कैपेसिटर का उपयोग अगर आप ऑप्शंस देखते हैं ना, तो हमें D ऑप्शन के साथ जाना होगा। रेडियो रिसीवर में हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जनरली ये परिवर्तित कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, और हमें ट्यूनिंग के लिए अपने आप उसकी कैपेसिटी को चेंज करना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी सर्किट को ट्यून करते हैं तो ध्यान रखना, हम धारिता को ही बदलते हैं। धारिता कम ज़्यादा होती है, इसके लिए हमें फिर वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए, और एयर कैपेसिटर परिवर्तित कैपेसिटर की श्रेणी में ही आता है। सो रेडियो रिसीवर हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ध्रुवित कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट वाला और वो विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने पोलैरिटी उसमें पहले से ही अंकित कर रखी है तो वो ध्रुवता के अनुसार ही संयोजित होना चाहिए। यदि वो विपरीत ध्रुवता से संयोजित होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। B ऑप्शन होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण उसमें विस्फोट हो जाएगा, यानी वो ब्लास्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। ठीक है, देखो डाया में कौन कौन आते हैं। लकड़ी सामने ऑप्शन है, लकड़ी हो गया, जल, जस्ता, हीरा, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सब डायामैग्नेट में आते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर A हो जाएगा। निकिल जो है वो फेरा में आएगा, है फेरो, और प्लेटिनम मैग्नीज जो है ये अपने पेरा में आ जाएंगे, अनुचुंबक में आ जाएंगे। अगला हमारा सवाल है फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो फ्लक्स घनत्व की एक इकाई होती है टेस्ला और दूसरी होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर, यानी C ऑप्शन में अगर मीटर स्क्वायर लिख देता तब वो उत्तर भी हमारा सही होता। चलिए दोस्तों, अब दो दो क्वेश्चन लेंगे एक साथ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। 25वां सवाल कह रहा है कि पदार्थ का BH कर्व यानी हिस्टैरिसीस लूप जो होता है उसके आकार से क्या निर्धारित होता है। पहली बात तो ये बता दें कि लूप का क्षेत्रफल
जितना अधिक होता है स्ट्रेसिस हानि उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, ये पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को संकेत करता है। सी ऑप्शन आएगा इसमें। यानी लूप का क्षेत्रफल किस तरह का है, पदार्थ उतना ही मैग्नेटिक माना जाता है। लूप का अधिक क्षेत्रफल परमानेंट मैग्नेट के लिए उपयुक्त होता है, जबकि विद्युत चुंबक के लिए यानी अस्थायी चुंबक के लिए लूप जो है वो पतला यानी नैरो होना चाहिए। विद्युत चुंबक के लिए पतला, जबकि परमानेंट मैग्नेट के लिए लूप का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से 29वें नंबर क्वेश्चन को भी साथ में ले लेते हैं। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या प्रभाव होगा अगर वो खुला परिपथ दोष है। देखो दोस्तों, जब कैपेसिटर ओपन ही हो गया तो सीधी सी बात है वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ओपन सर्किट किसी का भी हो उपकरण कभी काम नहीं करता। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, विल नॉट फंक्शन, कैपेसिटर कार्य नहीं करेगा। 26 और 30 नंबर क्वेश्चन दोनों आपकी स्क्रीन पर आ गए। कौन सा विद्युत मात्रा भंवर धारा के सीधे समानुपाती है। दोस्तों वैसे तो सारे ही ऑप्शन इसके गलत है, लेकिन फिर भी जब ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी। हालांकि एडी करंट हानि जो है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर होता है, यानी थिकनेस के वर्ग के समानुपाती, फ्लक्स घनत्व के वर्ग के समानुपाती, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती। लेकिन यहाँ पर ये सीधे सीधे यूँ पूछ रहा है कि किस पर डिपेंडेड होती है, तो फ्लक्स घनत्व और थिकनेस, मोटाई का तो ऑप्शन ही नहीं दिया दोनों का, इसलिए एक ऑप्शन फ्रीक्वेंसी वाला है, सी कर देना, सी सही माना जाएगा। वहीं 30वां सवाल कह रहा है हमसे कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की अगर दूरी कम होगी तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हम सब जानते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है वो प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डी उत्तर सही आएगा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, और इधर 31वां है, दोनों एक साथ लेंगे। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है। देखो परमेबिलिटी को हिंदी में चुंबकशीलता बोलते हैं। अगर इसको फॉर्मूले से देखा जाए तो म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है ना, चुंबकशीलता। इसका मतलब एक पदार्थ की चुंबकशीलता या तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से परिवर्तित होगी या फिर आरोपित चुंबकीय बल से परिवर्तित होगी। सो दैट यहाँ हमारे पास बी ऑप्शन फ्लक्स घनत्व का है, हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है, फ्लक्स घनत्व करेंगे। अगर यहीं से हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेवें तो कह रहा है चुंबक की कौन सी विशेषता आपको दर्शाइए। देखो दोस्तों, ये एक रस्सी के सहारे छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है। हम सब जानते हैं कि चुंबक में एक विशेषता पाई जाती है कि जब भी उसे स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दर्शाई गई है, दिशात्मक गुण को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहीं से हम 28वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 28वां स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का कैपेसिटर अंतरिक्ष से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम में लिया जाएगा। दोस्तों ये तो एक फिक्स आंसर है, याद रखना, जब क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए तो फिर डी ऑप्शन के साथ जाना। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम प्रकार का कैपेसिटर हम काम में लेंगे, डी ऑप्शन कर देंगे। 32वें क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल नंबर 32 कह रहा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल निम्न में से कौन सा है। कौन कौन आएंगे पैरामैग्नेट में भाई, बहुत ही आसान सा है, वायु आएगा, है ना, इसमें हम चांदी भी डाल देते हैं, सोना भी इसी में आएगा, प्लेटिनम, मैग्नीज, सोडियम सब इसी में आते हैं। जबकि स्टील की अगर बात की जाए तो ये फेरो में आएगा, जबकि कांच और जल की अगर बात की जाए तो ये डाया में आएंगे। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 33 और 36, तो दोनों को कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग
वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। कमर्शियल रूप से परमानेंट मैग्नेट इंडक्शन विधि से बनाई जाती है। ये फिक्स क्वेश्चन है, आंसर इसका याद रखना ए आएगा। प्रेरण विधि जो है इसका उपयोग हम करते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। प्लेट के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। सो दैट हमारा क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन के साथ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो प्लेटों की मोटाई भी है ना, क्योंकि प्लेटों की मोटाई अगर बढ़ती है तो बीच की दूरी भी प्रभावित होती है। तो कुछ जगह दिया हुआ होता है कि प्लेटों की मोटाई या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर अपन जाएंगे तो फिर ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है। 34 और 37 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टर्न के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इंडक्टेंस का क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यदि टर्न के बीच दूरी बढ़ती है तो इंडक्टेंस है जो घटेगा, कम होगा। बी ऑप्शन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर ए दिया है जबकि गलत है, क्योंकि दो एग्जाम्पल आपको छोटा सा दे दूँ मैं कि जिसमें टर्न नज़दीक होते हैं उसमें इंडक्टेंस अधिक और जिसमें टर्न दूर दूर होते हैं उसमें इंडक्टेंस कम होता है। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो इंडक्टेंस घटेगा। हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है, हालांकि आंसर की में इसका उत्तर ए माना गया है। यहीं से अगर हम 37वें क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग जो सर्किट होते हैं उसमें किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन आएगा, मोनोलिथिक कैपेसिटर उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपको करना है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा है 35 कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कुचालक का काम क्या है। अब इसके अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखते हैं तो बी और सी ऑप्शन दोनों आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से भी बचाना है, और अगर आप देखें इसमें तो हमें नज़र आ रहा है धारा प्रवाह को भी रोकता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, ये प्लेटों के बीच करंट को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है ना, दोनों प्लेटों के माध्यम से कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। हालांकि समय के साथ साथ जब लीकेज प्रतिरोध वहाँ पर कम होता जाता है तो धारा चलनी शुरू जरूर हो जाती है, तभी समय के साथ कैपेसिटर नष्ट हो जाता है। जब तक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर काम करती है तब तक धारा नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों यही थे मॉड्यूल नंबर 5 के 37 क्वेश्चन, 2 वीडियो में हमने करवा दिए हैं। अगले वीडियो में मॉड्यूल नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। बहुत जल्दी निमी की असाइनमेंट आपको कवर अप करवा देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।